19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में यूके जो था वो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहा था और दुनिया को अलग अलग चीजें बना बना के भेज रहा था। उसके पास ज्यादा करेंसी यानी कि ज्यादा गोल्ड इकट्ठा हो गया था। यूके के जो गोल्ड के भंडार थे वो बहुत बढ़ने लगे थे और यूके की जो करेंसी थी स्टर्लिंग वो बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी बनने लगी थी और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाउंड स्टर्लिंग घूमने लगा था। लोग इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड करने लगे थे। जैसे आज की डेट में यूएस डॉलर है, उस टाइम पे पाउंड स्टर्लिंग इतना चलता था। पूरी दुनिया के देश जितना मिलकर ट्रेड करते थे उसमें से 60% ट्रेड जो था वो पाउंड स्टर्लिंग में होता था। और कुछ कंट्रीज ने तो गोल्ड को संभाल के रखने की बजाय पाउंड स्टर्लिंग जो था वो संभाल के रखने लगे, क्योंकि गोल्ड के कंपैरेटिवली जो पेपर करेंसी थी उसको संभाल के रखना, उसका रिजर्व बनाना, उसमें ज्यादा आसानी होती थी। और इसके बाद ईयर स्टार्ट होता है 1913। ये वो टाइम था जब सारे समीकरण चेंज होने लगते हैं और पिक्चर में आने लगता है यूएस डॉलर। और रीजन था इस पर्टिकुलर टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट होना। ये वो टाइम था जब यूके की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लड़ाई और हथियार के चक्कर में 7.8 बिलियन पाउंड का डेट आ जाता है यूके के ऊपर। और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं था, उस टाइम के हिसाब से ये काफी बड़ा अमाउंट था। जो इनकी पूरी जीडीपी थी उसका 25% इनके ऊपर कर्ज आ गया था। गोल्ड रिजर्व एकदम खत्म हो गए थे और जहां पूरे वर्ल्ड में बाकी सारी कंट्रीज को रिसोर्सेज सप्लाई कर रहे थे, यहां पे उल्टा होने लगा। उल्टा इनको कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी इसमें यूएस शुरू में तो न्यूट्रल रहता था, चुपचाप रहता था। कंट्रीज जो लड़ रही थी उनको हथियार बना बना के बेच रहा था, गोल्ड के रिजर्व बढ़ा रहा था अपना। और बाद में भी जब यूएस इस वॉर में घुसता है तो उसने हथियार, फूड ग्रेन वगैरह दे के बहुत सारे पैसे बनाए। इससे यूएस का बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अब इस वॉर में यूएस पैसा तो बना रहा था, लेकिन इस टाइम पे भी यूएस उतना आगे नहीं था, क्योंकि यूएस के पास सेंट्रल बैंक वगैरह नहीं थे। ट्रेड जो यूएस करता था उस पर भी काफी रिस्ट्रिक्शन थे। लेकिन इस वॉर में इसने अपने गोल्ड रिजर्व जो थे उनको भरा और अपनी कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक बनवाए। कई तरह के फेडरल रिजर्व एक्ट लेके आए और अपने आप को पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी उसमें एस्टैब्लिश कर दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, आने वाला टाइम और बढ़िया था यूएस के लिए। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है और इस वॉर में यूएस और हथियार बेचता है और इसकी वजह से यूएस के पास पूरी दुनिया का ज्यादातर गोल्ड इकट्ठा हो गया था। ये ग्राफ देखिए उस टाइम का, पूरी दुनिया में जितना गोल्ड था उसका 70% यूएस के पास आ चुका था। 22,000 टन गोल्ड जो था वो यूएस के पास था। और इन सब का रीजन एक ही था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे यूएस ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया, उसको बहुत ज्यादा मौका मिला एक्सपोर्ट करने का। पूरी तरीके से फायदा उठाया यूएस ने इसका। और पाउंड स्टर्लिंग जो पूरे वर्ल्ड में रूल कर रहा था, अब उसकी जगह पे यूएस डॉलर आके बैठ गया था। और ये जो सारी सिचुएशन चल रही थी इसका जो फायदा था वो यूएस डॉलर को मिला और यहां से यूएस की मनमानी स्टार्ट होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। सारे जो देश थे, ब्रिटेन, जर्मनी, सोवियत यूनियन, फ्रांस, एकदम खत्म हो चुके थे। सिर्फ एक यूएस था जो सही कंडीशन में था, बाकी सबकी हालत खराब थी। सारी दुनिया का जो गोल्ड था वो यूएस के पास आ चुका था। पूरे वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था। अब यूएस के पास ज्यादा पैसा, ज्यादा गोल्ड तो था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो यूरोपियन देश थे और जो जापान था, इसकी कुछ ज्यादा हालत खराब हुई थी। इनको फूड, ग्रेन्स और फ्यूल जो था इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और ये बाकी देशों से इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब इनके पास करेंसी तो थी नहीं, ना तो गोल्ड था, और यूएस को डर था कि बार्टर सिस्टम फिर से ना स्टार्ट कर दें। उससे पूरे वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो खराब हो जाएगा और यूएस डॉलर का जो एडवांटेज है, जो वो लीड कर रहा है, वो खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए ईयर 1944 में यूएस के अंदर ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर के माउंट वॉशिंगटन होटल में 44 कंट्रीज के 700 रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे होते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। और इस पूरी मीटिंग का बस एक ही मकसद था कि एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बने जिससे ये जो सिचुएशन है वो सुधर सके। अब इस मीटिंग में यूएस कहता है कि ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़ी हुई है पूरे वर्ल्ड में, ना तो ट्रेड हो पा रहा है, सबकी जो इकोनॉमी है वो एकदम कोलैप्स हो चुकी है, गोल्ड जो है वो बाकी कंट्रीज के पास बिल्कुल उसकी शॉर्टेज आ चुकी है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप सब लोग एक काम करो, आप अपनी सारी डील्स जो है वो खुद की करेंसी की बजाय यूएस डॉलर में करो। और हम प्लेज लेते हैं और गारंटी देते हैं कि 1 आउंस गोल्ड यानी कि 28.3 ग्राम गोल्ड, इसके बदले हम $35 देंगे। मतलब कि पूरी दुनिया से कोई भी कभी भी $35 देके 1 आउंस गोल्ड ले सकता है। हमारे पास इनफ गोल्ड है। मतलब कि पहले जो कंट्रीज अपनी करेंसी को गोल्ड से बैक करती थी वो अब यूएस डॉलर से बैक करें और यूएस डॉलर जो है वो गोल्ड से बैक होगा। और दूसरी चीज, इस मीटिंग में यूएस और बाकी सारे देशों ने मिलकर ये करी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बनाए और कहा कि जो देश वॉर में बर्बाद हो चुके हैं वो अपने आप को दोबारा से खड़ा करें, उसके लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लोन देंगे। लेकिन इसमें भी इन्होंने ये कहा कि लोन मिलेगा वो डॉलर में मिलेगा और जब वापस करना होगा तो वो भी डॉलर में वापस करना होगा। और यही नहीं, इन्हीं सारी रीजंस की वजह से यूएस डॉलर का फ्लो पूरी दुनिया में बढ़ा, वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी भी बना। लेकिन ईयर 1971 के स्टार्टिंग में कंट्रीज को डाउट हुआ कि यूएस के पास उतना गोल्ड नहीं है जितने डॉलर दुनिया में घूम रहे हैं। तो फ्रांस जैसी कंट्रीज ने डॉलर के बदले
गोल्ड मांगना चालू किया और जब प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा तो 15 अगस्त 1971 को यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने अनाउंस कर दिया कि अब अमेरिकन डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। इसी को निक्सन शॉक भी बोला जाता है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जब ये निक्सन शॉक होता है, इस एक इवेंट से कंट्रीज का डॉलर के ऊपर ट्रस्ट कम होने लगा। कहीं ना कहीं यूएस को भी लगने लगा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना कंट्रीज का ट्रस्ट लूज होगा तो वो अपने रिजर्व में डॉलर नहीं रखेंगी, तो इससे डॉलर का दुनिया में डोमिनेंस कम होगा, यूएस की जो हेजेमनी है, जो दबदबा है, उस पे इंपैक्ट आएगा। तो यूएस ने गोल्ड का रिप्लेसमेंट ढूंढना चालू किया ताकि दुनिया में डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी बनी रहे। तो इस टाइम पे यूएस ने देखा कि ऑयल जो है वो दुनिया के लिए एक यूनिवर्सल कमोडिटी बन चुकी है, जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता कंट्रीज का। और सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व जो है वो ईरान, सऊदी, कुवैत, इराक, मिडिल ईस्ट में था। तो फिर ये सारी चीजें देख के ईयर 1974 में यूएस जो है वो सऊदी के पास पहुंचता है और सऊदी के पास पहुंच के इन्होंने एक अरेंजमेंट किया। इन्होंने सऊदी से कहा कि जो भी तुमसे ऑयल खरीदने आए उसको तुम सिर्फ डॉलर में बेचो, किसी और करेंसी में मत बेचो। अब यहां से दिक्कत ये है कि अगर सऊदी सारा कुछ डॉलर में बेचेगा तो बहुत सारा डॉलर आएगा, उस डॉलर का वो करेगा क्या, क्योंकि डॉलर के बदले गोल्ड तो अब मिल नहीं रहा है। तो यूएस ने कहा कि इसको तुम यूएस की इकोनॉमी और ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करो और हम तुमको सिक्योरिटी गारंटीज और प्रोटेक्शन वगैरह देंगे। अब सऊदी की जो रॉयल फैमिली है, इनकी कंट्रीज के अंदर रिलीजियस ऑपोजिशन, मिलिट्री कूप्स, इन सब का बहुत ज्यादा खतरा था और यूएस का सपोर्ट अगर इनके साथ आ जाता, मतलब कि कोई भी इनको हाथ नहीं लगा सकता। यूएस अगर कह रहा है कि वो सिक्योरिटी गारंटी देगा तो इसका मतलब यूएस इनके पीछे खड़ा है, कोई इनको टच नहीं कर पाएगा। और सऊदी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी कि ऑयल को सिर्फ डॉलर में ही लेना है, क्योंकि डॉलर तो ऑलरेडी ग्लोबल करेंसी चली रही थी, लोग डॉलर में ही खरीद रहे थे। तो सऊदी इस चीज के लिए मान गया और एक साल के अंदर ही ईयर 1975 तक सऊदी ने, उस समय ओपेक कंट्रीज के अंदर सऊदी की बहुत चलती थी, तो सऊदी ने बाकी ओपेक कंट्रीज को भी इस चीज के लिए मना लिया और ऑयल जो है वो डॉलर में बिकने लगा। इससे जो ऑयल के प्राइस होते हैं वो भी इनके हिसाब से सेट होने लगे। ये चीज करके यूएस ने पूरी दुनिया के अंदर डॉलर की एक परमानेंट डिमांड बना दी। इससे हुआ ये कि ऑयल की डिमांड का मतलब डॉलर की डिमांड, और डॉलर की डिमांड होना मतलब डॉलर की डोमिनेंस बनी रहना, यूएस का दबदबा बना रहना। और ये जो ऑयल बेच के डॉलर आते हैं, इन्हीं को पेट्रो डॉलर बोला गया है। और इस पूरी साइकिल को पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग बोला गया। तो इससे हुआ यह कि पेट्रो डॉलर रिसाइकिल करके डॉलर जो यूएस में वापस इन्वेस्ट होता था, यूएस के पास जो पैसा आता था, यूएस इससे अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करता था और इसी मिलिट्री का यूज करके मेक श्योर करता था कि पेट्रो डॉलर का सिस्टम मिडिल ईस्ट के अंदर एज इट इज बना रहे। और इस तरीके का एडवांटेज किसी और कंट्री के पास नहीं था। मिडिल ईस्ट का आप कोई भी कंफ्लिक्ट उठा के देखोगे, उसकी जड़ इसी से जुड़ी हुई मिलेगी आपको। जिसने भी ऑयल को डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में बेचने की कोशिश की, वो यूएस का दुश्मन बना। गद्दाफी, सद्दाम, इवन अभी वेनेजुएला में भी यही सिचुएशन थी। सद्दाम डॉलर से यूरो की सेटलमेंट करने की कोशिश करी। ऐसे गद्दाफी ने गोल्ड बैग अफ्रीकन करेंसी प्रपोज की।